इस आदमी का नाम रस्टी है। वो एक पूर्व अमेरिकी सैनिक, शिक्षक और स्कूल क्लब में एक पूर्व अमेरिकी फुटबॉल कोच है, जहां वो पढ़ाता था। उस दोपहर रस्टी और उसका परिवार अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए टेक्सास के एक अनाथालय में जाने वाले हैं। जब वे अनाथालय पहुंचे तो रस्टी के परिवार का स्वागत फ्रैंक नाम के एक शिक्षक ने किया। उनकी बातचीत के बीच में अचानक पुलिस खून से लथपथ हार्डी नाम के एक किशोर को लेकर आई। पुलिसकर्मी ने बताया कि 2 दिन पहले हार्डी के पिता की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां उसे उसके पिता के शव के साथ अकेला छोड़कर चली गई थी। फ्रैंक पुलिस से हार्डी को स्कूल के स्वास्थ्य क्लिनिक में ले जाने के लिए कहता है, जबकि फ्रैंक खुद रस्टी और उसके परिवार को उनके नए घर तक ले जाएगा। हालांकि जब उन्होंने घर की खराब हालत देखी तो रस्टी की पत्नी हुआनेटा निराश हो गई। अगर ये उसके पति की इच्छा नहीं होती तो वो यहाँ कभी नहीं आती। उस रात हुआनेटा को नींद नहीं आई। रस्टी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कल घर साफ करने का वादा करता है। जब हुआनेटा सो जाती है तो रस्टी को अतीत याद आता है, वो समय जब उसे और उसके भाई को एक अनाथालय में रहना और बड़ा होना पड़ा था। उस समय अनाथालय में बच्चों पर सरकार द्वारा कभी ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें समाज पर बोझ ही समझा जाता था। अब एक वयस्क के रूप में वो अनाथालय के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगली सुबह घर की सफाई के बाद रस्टी डॉक हॉल नाम के एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों के लड़ने की आवाज सुनी। कुछ ही देर बाद फ्रैंक आ गया। डॉक को चिंता हुई कि बच्चों को सजा मिलेगी, इसलिए उसने उन्हें बचाने की कोशिश की। उसने फ्रैंक को समझाया कि वे सिर्फ अमेरिकी फुटबॉल पर चर्चा कर रहे थे। कल रस्टी सच में अनाथालय के स्कूल में एक फुटबॉल टीम बनाना चाहता था। हालांकि निराशावादी होते हुए भी अनाथालय के प्रमुख ने अंततः अनुमति दे दी। पढ़ाने के पहले दिन दोपहर में रस्टी इस बात से हैरान था कि क्लास में लगभग सभी छात्र गिनती या पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन एक शिक्षक के रूप में वो फिर भी उन्हें बड़े धैर्य से पढ़ाता रहा। पाठ के बाद रस्टी तुरंत बच्चों को फुटबॉल खेलने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए मैदान में ले गया। अगले दिन अनाथालय के प्रमुख के कार्यालय में फ्रैंक ने कहा कि रस्टी ने जो किया वो बेकार था, क्योंकि अनाथों में कोई प्रतिभा नहीं थी। उनके लिए ब्रोशर छापना सीखना बेहतर है, ताकि जब वे बड़े हों तो वे कारखानों में काम कर सकें। इसलिए अनाथालय के प्रमुख की जानकारी के बिना फ्रैंक गुप्त रूप से बच्चों को क्लास के बीच में ब्रोशर छापने के लिए कहता था, ताकि उन्हें फिर से बेचा जा सके। गलती करने पर वो उन्हें छड़ी से मारने में भी संकोच नहीं करता था। दुर्भाग्य से अनाथालय के प्रमुख, जिन्हें बच्चों के शोषण के बारे में कभी पता नहीं था, सोचते थे कि फ्रैंक एक अच्छा शिक्षक है। उकसाने पर अनाथालय के प्रमुख ने तब रस्टी को बुलाया और उसे फुटबॉल कोचिंग बंद करने के लिए कहा। उसे लगा कि सिर्फ खेल की दुनिया से बेहतर काम की दुनिया को जानना है। आखिरकार परीक्षा पास करने की आवश्यकताएं भी पढ़ने और लिखने के कौशल से आंकी जाती हैं, खेल से नहीं। खासकर अब जब अनाथ एक वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन निराश होने के बजाय रस्टी को और भी अधिक चुनौती महसूस हुई। अपनी पत्नी की मदद से वो उन्हें और भी अधिक सिखाने के लिए दृढ़ था। गहन अभ्यास के माध्यम से सीखने पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा, ताकि हम इस परीक्षा को एक साथ पास कर सकें। परीक्षा का दिन आ गया। सभी छात्रों ने दिए गए परीक्षा के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। उस रात आंगन में रस्टी चिंतित दिख रहा था कि अगर बच्चे पास नहीं हुए तो क्या होगा। अपने पति के विपरीत हुआनेटा वास्तव में शांत दिख रही थी। जब से उसने यहाँ पढ़ाने में मदद करना शुरू किया है, उसने स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वो पहले जहाँ रहती थी उससे कहीं ज्यादा खुश महसूस कर रही है। उस दोपहर फुटबॉल का अभ्यास करते समय अनाथालय के प्रमुख आए और कल की परीक्षाओं के परिणाम बताए। 17 बच्चों में से केवल 5 फेल हुए, जबकि बाकी औसत दर्जे के ग्रेड के साथ पास हो गए। यह घोषणा सुनते ही वे खुश हो गए और फिर अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। लेकिन अपने उत्साह के कारण गेंद को इतनी जोर से मारा गया कि वो एलोवेरा से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। गेंद ठीक होने तक अभ्यास बंद करना पड़ा। कुछ दिनों बाद रस्टी और डॉक एक अंतर स्कूल फुटबॉल लीग की बैठक में गए। वहां रस्टी ने अपनी फुटबॉल टीम को मैसोनिक होम नाम से पंजीकृत कराया, लेकिन लीग के अध्यक्ष ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रस्टी के स्कूल में केवल कुछ ही छात्र थे। नियमों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 500 छात्र होना आवश्यक है। डॉक ने तब जवाब दिया कि नियमों के अनुसार भले ही छात्रों की संख्या कम हो, लेकिन अगर अन्य स्कूलों के प्रतिभागियों को कोई आपत्ति नहीं है तो मैसोनिक होम अभी भी शामिल हो सकता है। लंबी चर्चा के बाद समिति ने फैसला किया कि अंतर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप में मैसोनिक होम टीम का पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। वहां से लौटने के बाद जब रस्टी ने बैठक के फैसले के बारे में बताया तो सभी बच्चे बहुत खुश दिखे। ये उनके जीवन में पहली बार था कि जिन अनाथों को हमेशा एक बोझ माना जाता था, वे उपलब्धि की उम्मीद कर सकते थे। हफ्तों के अभ्यास के बाद अंततः अंतर स्कूल टूर्नामेंट का दिन आ गया। लेकिन क्योंकि ये पहली बार है जब मैसोनिक टीम प्रतिस्पर्धा कर रही है और अभी भी एकजुट नहीं है, कोई भी बच्चा ठीक से नहीं खेल सका। यहां तक कि जब हार्डी ने पहला अंक हासिल किया तो रेफरी ने उसे अमान्य कर दिया, क्योंकि उसके दोस्त ने फाउल किया था। पूरी टीम लड़ती है और एक दूसरे को दोष देती है। शर्मिंदा होने के बावजूद रस्टी और डॉक ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उस पहले मैच में मैसोनिक होम 30-50 से हार गया। अगले दिन
जब वो एक नई फॉर्मेशन के बारे में सोचकर परेशान था, रस्टी ने अपनी बेटी को कुछ चित्र बनाते देखा। पूछने पर उसकी छोटी बेटी ने जवाब दिया कि वो एक फुटबॉल फॉर्मेशन बना रही है, जैसा कि उसके पिता अक्सर बनाते थे। इन चित्रों से रस्टी को तुरंत एक विचार आया। उस रात जैसे ही बच्चे नहाने वाले थे, रस्टी ने अचानक उन सभी को बाहर आने का आदेश दिया। बाहर उसने अपनी बेटी की तस्वीर की बदौलत एक नई रणनीति दिखाई। पुरानी फॉर्मेशन से अलग ये फॉर्मेशन मैदान के बीच में शारीरिक ताकत की प्रतिस्पर्धा के बजाय मैदान के बाहर घूमने के लिए आक्रमण की गति पर अधिक निर्भर करती है। इसलिए चाहे विरोधी टीम के शरीर का आकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन्हें निश्चित रूप से मैसोनिक टीम की गति का मुकाबला करने में कठिनाई होगी। हालांकि जब रस्टी ने पूछा कि बच्चों ने इस नई फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचा, तो सभी निराशावादी और अनिश्चित बने रहे कि कैसे जीतें। अपनी फुटबॉल टीम की निराशा ने रस्टी को निराश कर दिया। उसने तब बताया कि बचपन से ही वो उन्हीं की तरह एक अनाथालय में रहा था। रस्टी ने अकेला और उपेक्षित महसूस किया। उसके पास कोई माता पिता नहीं थे जो उसका समर्थन करते। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों के लिए लड़ता रहा ताकि वो आज जो है वो बन सके। उसे उम्मीद है कि यहाँ के सभी अनाथ भी उसी की तरह एक मजबूत मानसिकता रख सकते हैं। फिर ठंडी रात के बीच में रस्टी ने बच्चों से चिल्लाने के लिए कहा कि उन्हें अनाथ होने पर गर्व है। जब अन्य लोग चले गए तो रस्टी ने हार्डी को डांटा कि वो दूसरों के साथ क्यों नहीं चिल्लाया। हार्डी ने जवाब दिया कि वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं चिल्लाना चाहता। आखिरकार अनाथ अभी भी निम्न स्तर के बच्चे ही समझे जाते हैं। दिन बीतते गए जब तक कि दूसरे मैच का दिन नहीं आ गया। इस मैच में मैसोनिक होम टीम ने अपनी नई फॉर्मेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से छोटी राजकुमारी रस्टी द्वारा बनाई गई नई फॉर्मेशन की बदौलत मैसोनिक टीम जीत गई। घर जाते समय रस्टी की कार खराब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और स्कूल बस रुकी और मैसोनिक के बच्चों का मजाक उड़ाया। यहां तक कि उनके कोच लूथर ने भी नीचे आकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अनाथ बच्चे कभी भी एक शीर्ष स्कूल की उनकी फुटबॉल टीम को नहीं हरा सकते। लूथर के शब्द सुनकर रस्टी केवल धैर्य रख सका। दिन बीतते गए। मैसोनिक होम 12 अनाथ फुटबॉल टीम की जीत और अनोखी फॉर्मेशन की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। खबर की बदौलत कई लोग सिर्फ मैसोनिक को लाइव खेलते देखने के लिए आए। मैच शुरू करने से पहले लॉकर रूम में रस्टी ने जानबूझकर अपनी टीम में जोश भर दिया। उसने कहा कि पहले विरोधी कोच ने कहा था कि मैसोनिक होम निश्चित रूप से हार जाएगा। रस्टी के उकसावे ने उनकी आत्माओं को प्रज्वलित कर दिया। कल की जीत के बाद जीत हमेशा हासिल की गई। अनाथों की कहानियां जो लगातार बिना हारे जीत सकते हैं वायरल हो गईं और कई लोगों को खासकर टेक्सास क्षेत्र के साथ ही अनाथों को प्रेरित किया। एक दिन अनाथालय में एक महिला अपने बेटे की तलाश में आई जो सीडी नाम का एक मैसोनिक होम खिलाड़ी था। महिला रोते हुए अपने बेटे से घर जाने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि उसे इस अनाथालय में एक सीडी छोड़ने का पछतावा है। लेकिन सीडी ने मना कर दिया। वह जानता है कि उसकी मां इसलिए आई है क्योंकि अब वो एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बन गया है। सीडी बहुत दुखी है। सालों से उसने उम्मीद की थी कि उसकी मां उसे लेने वापस आएगी, लेकिन जाहिर तौर पर उसकी मां नहीं बदली है। अपने दोस्त की उदासी को देखकर हार्डी ने सीडी को गले लगाया और कहा कि वो अकेला नहीं है। हार्डी और यहाँ के सभी बच्चे समझते हैं कि सीडी कैसा महसूस करता है। वे सभी जानते हैं कि अपनी ही मां द्वारा छोड़ दिए जाने का दर्द कितना होता है। टीम मैसोनिक होम्स की जीत अभी भी जारी है। कोई भी विरोधी टीम अभी तक रस्टी की अनोखी फॉर्मेशन को हरा नहीं पाई है। उनकी जीत की खबर का हमेशा अमेरिकियों द्वारा उत्सुकता से इंतजार किया जाता है। धीरे धीरे इस अनाथालय में अनाथों का दर्जा बढ़ाने का रस्टी का सपना सच होने लगा। अगले दिन अनाथालय के प्रमुख ने एक अन्य स्कूल टीम, एक साथी टूर्नामेंट प्रतिभागी से फुटबॉल वर्दी का दान दिया। अनाथालय के प्रमुख ने समझाया कि चूंकि फुटबॉल वर्दी खरीदने के लिए वित्त पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने पुरानी मैसोनिक फुटबॉल टीम को बदलने के लिए दूसरे स्कूल से कपड़े मांगने की पहल की। अनाथालय के प्रमुख के जाने के बाद रस्टी ने डॉग को शराब पीते देखा। रस्टी ने ड्रिंक फेंक दिया और डॉग से छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए कहा। अगर बच्चे डॉग को शराब का आदी देखते रहे तो एक दिन वे भी शराबी बन जाएंगे। रस्टी के शब्द सुनकर डॉग चुप रहा। दूसरी ओर फ्रैंक को लूथर से मिलते देखा गया, जो विरोधी टीम का कोच था जिसका सामना मैसोनिक सेमीफाइनल में करेगा। गुप्त रूप से लूथर ने फ्रैंक को मैसोनिक टीम में कोई गलती खोजने के लिए पैसे दिए थे ताकि उसे टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। फ्रैंक हार्डी की वास्तविक उम्र के बारे में दस्तावेज देता है। दस्तावेज में हार्डी की उम्र 1 साल बड़ी लिखी गई है, जिसका अर्थ है कि मैसोनिक टीम ने लीग टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन किया है। अगले हफ्ते सेमीफाइनल मैच का दिन आ गया। इस बार मैसोनिक होम टीम लूथर की टीम के खिलाफ खेल रही है। पिछले खेल की तरह ही मैसोनिक ने एक एक करके अंक आसानी से हासिल कर लिए। अपनी टीम को लगभग हारते देख लूथर ने धोखा दिया। उसने अपने खिलाड़ियों को मैसोनिक खिलाड़ियों को घायल करने का आदेश दिया, लेकिन सौभाग्य से एक खिलाड़ी की कमी के बावजूद मैसोनिक होम्स अभी भी लूथर की टीम से बहुत आगे जीत गया। उस रात अनाथालय में फ्रैंक अचानक लड़कों के छात्रावास के कमरे में घुस गया। उसने तुरंत एक छात्र को घसीटा और उसे लकड़ी की छड़ी से तब तक पीटा जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो गया, ये कहते हुए कि ये लड़कियों के छात्रावास में झांकने की सजा थी। संतुष्ट होकर फ्रैंक वहां से चला गया।
हार्डी, जिसे अपने दोस्त पर हो रहा अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गुस्से में फ्रैंक को पीछे से उसकी ही लकड़ी की छड़ी से तब तक पीटा जब तक कि छड़ी टूट नहीं गई। फ्रैंक की तरह ही संतुष्ट होकर हार्डी वहां से चला गया। अगली सुबह रस्टी अखबार पढ़कर चौंक गया। मेसोनिक होम टीम को अयोग्य घोषित करने की खबर थी, क्योंकि माना जाता था कि उसने हार्डी को टीम में शामिल करके धोखा दिया था, जो अन्य स्कूल के बच्चों से 1 साल बड़ा था। जब वो डॉग को बताना चाहता था तो वो इस बात से भ्रमित था कि एक छात्र बुरी तरह से घायल क्यों था। पिछली रात की फ्रैंक की पिटाई की कहानी सुनने के बाद रस्टी ने अनाथालय के प्रमुख को रिपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन जाहिर तौर पर रस्टी के आने से पहले फ्रैंक ने पिछली रात की घटना के बारे में एक कहानी बना ली थी। फिर उसने हार्डी के बारे में भी रिपोर्ट कर दी, लेकिन रस्टी ने परवाह नहीं की। उसने फ्रैंक द्वारा अब तक किए गए सभी हिंसा की रिपोर्ट की। दुर्भाग्य से अनाथालय का प्रमुख फ्रैंक पर अधिक विश्वास करता है, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ एक वरिष्ठ शिक्षक है। अनाथालय के प्रमुख का फैसला सुनकर रस्टी बहुत निराश हुआ। घर पर उसने हुआनिटा से अपना दिल खोला। रस्टी वास्तव में थक गया था और अब और नहीं सह सकता था अगर उसे अकेले लड़ना पड़ा। अपने पति की निराशा को देखकर हुआनिटा ने तब मेसोनिक होम के प्रशंसकों द्वारा भेजे गए समर्थन पत्रों का एक ढेर दिया, जो लगातार 2 हफ्तों से पूरे अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों से हमेशा आते थे। हुआनिटा ने कहा कि रस्टी अकेला नहीं है, बाहर बहुत से लोग हैं जो उसका समर्थन करते हैं, भले ही वे कभी नहीं मिले हों। घर के बरामदे पर एक पत्र पढ़ते समय मेसोनिक होम टीम के सभी सदस्य आए और कहा कि पिछली रात की घटना के बाद से हार्डी गायब हो गया है और अनाथालय वापस नहीं आया है। ये खबर सुनकर रस्टी को यकीन था कि हार्डी अपने पुराने घर लौट आएगा, वो घर जहां हार्डी की मां ने उसे उसके पिता के शव के साथ अकेला छोड़ दिया था। एक अस्तबल में रस्टी को वो लड़का मिला। उसने तब अपने अतीत की कहानी बताई। अतीत में उसने भी हार्डी की तरह डरा हुआ महसूस किया था। जब वो युद्ध के मैदान पर था, रस्टी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की मौत देखी थी। ठीक जब उसके भाई की मृत्यु हुई तो उसने सोचा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे वो अब घर मान सके। लेकिन इस कहानी ने हार्डी को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये उसके साथ अन्याय है। दर्द बहुत पहले चला गया था और रस्टी भी ठीक हो गया था, जबकि वो अब तक पीड़ित है। रस्टी ने हार्डी को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। उस क्षण अचानक सभी मेसोनिक होम के अनाथ आ गए। उन्होंने हार्डी को एक साथ अनाथालय वापस भेजा, वो अनाथालय जो हमेशा हार्डी का घर रहेगा। अगले दिन जब से मेसोनिक होम टीम के अयोग्यता की खबर फैली, कई लोगों ने विरोध किया और फुटबॉल लीग से फैसले को पलटने की मांग की। जनता की बढ़ती मांग के कारण एक अंतर स्कूल लीग सत्र आयोजित किया गया। लीग के अध्यक्ष ने उसे सूचित किया कि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार हार्डी की उम्र नियमों के खिलाफ थी। लेकिन हार्डी ने जांच की और उसने समझाया कि जन्म प्रमाण पत्र उसके मृत भाई का था, जो बहुत पहले मर चुका था। हार्डी परिवार के सभी लड़कों के नाम एक ही हैं। पिता का नाम हार्डी ब्राउन है, उसके भाई का नाम भी हार्डी ब्राउन है, जबकि उसका नाम हार्डी ब्राउन 3 है। लेकिन समझाने के बावजूद लीग के अध्यक्ष अभी भी मेसोनिक टीम को अयोग्य घोषित करना चाहते थे। ये पता चला कि फ्रैंक की तरह ही लीग के अध्यक्ष ने भी लूथर से रिश्वत ली थी। जब फैसला सुनाया जाने वाला था तो सचिव ने अचानक उसे बताया कि राष्ट्रपति ने फोन किया है, क्योंकि इस खबर ने जनता को झकझोर दिया था। राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। फोन पर बिना किसी लाग लपेट के राष्ट्रपति, ये जानते हुए कि अंदर कोई गंदा खेल चल रहा है, धमकी देते हैं कि अगर अध्यक्ष मेसोनिक होम टीम को लीग के साथ जारी रखने की अनुमति नहीं देता है तो वो उसे तुरंत निकाल देंगे। अमेरिका के नंबर 1 व्यक्ति से धमकी भरी आवाज सुनकर लीग के अध्यक्ष बहुत डर गए और तुरंत घोषणा की कि मेसोनिक होम टीम को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अगले दिन जब मेसोनिक होम टीम फाइनल मैच के लिए शहर से बाहर जाने वाली थी तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस भी वहां थी। पहले तो हार्डी डर गया कि उसे उस समय फ्रैंक को पीटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस ने वास्तव में उसे जीतने और इस अनाथालय के लिए एक ट्रॉफी लाने के लिए प्रोत्साहित किया। पुलिसकर्मी ने तब फ्रैंक के कार्यालय की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। वहां पहुंचकर पुलिस ने कहा कि उसे फ्रैंक द्वारा वर्षों से किए जा रहे नाबालिगों के शोषण और यातना के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। फ्रैंक को अंततः सबूतों के ढेर के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन इस फाइनल मैच में विरोधी टीम बहुत मजबूत थी। पहले दौर में पहली बार उनकी अनोखी फॉर्मेशन विरोधी टीम की रक्षा को भेद नहीं सकी। विरोधी टीम का स्कोर बेहतर था और पूरी मेसोनिक होम टीम बुरी तरह पिट गई थी। अब क्या कोच? रस्टी बस चुपचाप अपने छात्रों को निराश होते देखता रहा। सभी ने एक दूसरे को दोषी ठहराया और दर्द में एक दूसरे से शिकायत की। वे अब खेल जारी नहीं रख सकते। ड्रेसिंग रूम की अफरा तफरी के बीच हार्डी ने अपनी टूटी हुई उंगली को खुद ठीक किया और चिल्लाया कि उसे एक अनाथ होने पर गर्व है। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। हार्डी, जिसने कभी वो वाक्य कहना नहीं चाहा था, ने अंततः इसे जोर से कहा। उसे पहले विश्वास नहीं था कि उनके जैसे बहिष्कृत अनाथ जीत सकते हैं, लेकिन वो गलत था। मेसोनिक होम अनाथ टीम के लंबे संघर्ष के बाद ये पता चला कि वे फाइनल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब उसे विश्वास था और उसने अपने सभी साथियों से विश्वास बनाए रखने और हार न मानने के लिए कहा। हार्डी ने विनती की कि किसी भी अनाथ को अंत तक हार नहीं माननी चाहिए।
ये घाव केवल मामूली घाव थे जो उनके जैसे योद्धा अनाथों की भावना को बुझा नहीं सकते थे। हार्डी के शब्द सुनकर मैसोनिक होम टीम की लड़ने की भावना फिर से जाग उठी। अपने छात्रों का उत्साह देखकर डॉक को एक तमाचा लगा। डॉक, जो हमेशा शराब का आदी था, ने छोड़ने का फैसला किया और अपना ड्रिंक फेंक दिया। रणनीति तय करने के बाद मैसोनिक के बच्चों ने दूसरे दौर का मैच शुरू किया। तालियां। हार्डी ने टचडाउन स्कोर किया और मैसोनिक होम टीम के लिए 6 अंक प्राप्त किए। इस लड़ने की भावना को देखकर पूरा दर्शक वर्ग माहौल में बह गया और उनके लिए जयकार करने लगा। अब अंतरिम स्कोर 7 से 6 है, केवल 1 अंक का अंतर। अंतिम मिनटों में जो टीम पहले स्कोर कर सकती है वह जीतेगी। रस्टी ने तब रणनीति बदलने के लिए एक ब्रेक मांगा। इस बार मैसोनिक एक चाल चलेगा। क्योंकि विरोधी टीम पहले से ही जानती है कि हार्डी निश्चित रूप से गेंद लाएगा, तो उन्हें हार्डी का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित करने दे। वास्तव में वो बिना गेंद के ही भागा। वास्तव में गेंद को वास्तव में एक अन्य मैसोनिक खिलाड़ी द्वारा ले जाया गया था। उनकी योजना सफल रही। मैसोनिक टीम विरोधी की फिनिश लाइन को पार करने में सफल रही। अब टचडाउन लाइन तक गेंद पहुंचाने के लिए केवल 7 सेकंड बचे हैं। दृढ़ संकल्प के अंतिम सेकंड में रस्टी ने बच्चों से स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए कहा। उन्हें खेल का आनंद लेने के लिए कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जीतते हैं या हारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आत्मविश्वास के साथ खेलें और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान हो। उन्हें समुदाय को दिखाना होगा कि अनाथ लड़ाकों के बच्चे हैं। हार्डी टचडाउन स्कोर करने में असफल रहा, लेकिन केवल 3 इंच शेष रह गए। मैसोनिक होम टीम 7-6 से हार गई। हालांकि विरोधी टीम के खिलाड़ियों की निराशा के बीच कमेंटेटरों और दर्शकों ने मैसोनिक होम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। 12 अनाथों की एक टीम की कहानी जो कुछ भी नहीं से शुरू हुई थी, अब उसने उससे कहीं अधिक हासिल कर लिया है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैसोनिक होम्स ऐसा कोई खिताब नहीं जीत सका जिसे अखबारों में छापा जा सके, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में अंकित रहेगी। घर जाते समय हार्डी ने माफी मांगी। वो अभी भी अंतिम अंक स्कोर करने में विफल रहने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। ये सुनकर रस्टी ने कहा कि हार्डी और बच्चों ने अब तक जो हासिल किया है वो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अनाथालय पहुंचने पर सभी ने मैसोनिक होम टीम का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। एक शिक्षक के रूप में रस्टी इस अनाथालय में जो लाया वो केवल खेल या अकादमिक पाठ नहीं था। रस्टी ने वहां के अनाथों को सिखाया था कि एक परिवार होना कैसा होता है।